सबसे पहली चीज़ जब आप आते हो प्रिपरेशन में तो बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। स्टिक टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मतलब ये थंब रूल है स्टार्टिंग में। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पे टाइम दो, क्योंकि जब तक इफ़ वॉर में आप जाते हो आपको एनिमी का पता नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते ना वॉर में जब तक आप उसके रिसर्च नहीं करोगे, तो वहाँ पे फोकस करो मेन। दूसरा, जब आप एकदम स्टार्टिंग में आते हो अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और उस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा रीडिंग के लिए पढ़ो, लेकिन जब आप 1-2 महीने ठीक से हो जाएँ उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे टाइम के लिए तो एक बहुत अचीवमेंट सा लगता है, लेकिन उसके साथ-साथ फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन तो एएमयू से की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर 3 से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब 2019 में तो 5 साल का पूरा एक तो मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो आई थॉट कि यहाँ तो होने वाली है नहीं, लोग आते हैं डेली प्रिपेयर करने, बट मुझे था कि थोड़ा सा आइसोलेट कर लूँ अपने आप को, तो मैं मुंबई चला गया था। वहाँ पे हज हाउस में एक आईएएस की कोचिंग होती है, तो वहाँ पे 1-1.5 साल रहा था। तो उसके बाद फिर आई केम बैक टू दिल्ली, तो फिर यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था, आई वाज लकी इनफ लेकिन मेंस नहीं हो पाया था क्योंकि आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ों पे उतना फोकस था नहीं। स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो राजेंद्र नगर में मुझे ये फील हुआ, एक तो कॉस्टली है इतना ज़्यादा, ऊपर से वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे उसमें कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं, तो वहाँ पे इतना मेरी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई थी। तो इसलिए फिर मैं शिफ्ट कर गया था। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले। उससे क्या होगा, उसको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें पिक करनी। देखिए प्रीलिम्स में तो बेसिक एक लाइंस हैं कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, लेकिन मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। तो जो फर्स्ट 2, 3, 4 हैं, तो एक आप अगर रीडिंग लगाते हो तो उसमें आइडिया होने लग, जैसे थर्ड पेपर में न्यूज़पेपर्स में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, बजटिंग आती है या कुछ आता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं पेपर में, तो आप रिलेट कर पाते हो, या तो आप पेस्ट कर लो अपने फ्रंट उस पे वॉल पे, जब भी आप पढ़ रहे हो तो देख दो, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट में मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबसे कि मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा होना है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर इफ़ यू आर एवरेज अक्रॉस द सब्जेक्ट्स तो यूपीएससी वही डिमांड करता है। तो मैंने हमेशा ट्राई करा कि मैं एवरेज रखूं हर एक को, जो वीक पार्ट है उसको वो करूं, बट फिर भी मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता था तो मैंने वो ऑप्शनल लिया था। ज्योग्राफी सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ हैं 11th-12th की, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटीज़ हैं। इंडियन ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी है, वो दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। फिर एक बुक है जीसी लियोंग करके, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, पतली बुक है लेकिन उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं, जो 3 बुक्स हैं जो ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर देती हैं। लेकिन उसके अलग अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए खुल्लर पढ़ी थी, तो इट्स अ गुड बुक, लेकिन उसका कुछ पार्ट ही आप पढ़ो अगर आप जीएस का या उसका प्रिपेयर, पूरी बुक वो बहुत मोटी। मेरा तो ऑप्शनल था तो मुझे तो पढ़ना ही था, बट आई फील के वो पार्ट आप एक ह्यूमन ज्योग्राफी करके बुक आती है एनसीईआरटी की, ऑरेंज कलर का उसका पेपर है, उसमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी हैं, डेमोग्राफिक्स और ट्रांसपोर्टेशन और वो सब। वो पतली बुक है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हैं, वो बेटर है उसके। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी थी, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफ़र की थी। 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की। तो मेडिवल पे तो बोलते हैं सब लोग इतना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर से एनालाइज मैंने किए, तो उसमें देखा कि उतना कॉस्ट बेनिफिट अगर निकालेंगे तो उतना नहीं है। तो मेन फोकस मेरा था एंशिएंट पे, और एंशिएंट में भी जो कल्चर वाला पार्ट है उस पर मेन फोकस था, और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहा। और हिस्ट्री में एक चीज़ है कि पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं, जो नेमिंग्स हैं, फैक्चुअल पार्ट है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें, इसीलिए मैं बोलता हूँ पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ना है। इसके अलावा मैंने रेफरेंस बुक पढ़ी थी एक, बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो अच्छी थी। उसके अलावा आप अगर पढ़ना है तो इंडिया आफ्टर गांधी भी पढ़ सकते हैं। तो एक रेफरेंस बुक चलता है, मैंने एनसीईआरटीज़ कवर करी और साथ में एक रेफरेंस बुक रखा, तो उससे ये हुआ कि एनसीईआरटीज़ के अलावा जो चीज़ें थी वो उस रेफरेंस बुक से कवर। पॉलिटी के लिए लोग वो बुक नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, क्लास कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत अच्छी बुक है।
उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखे हैं, उससे आप स्टार्ट करें। मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे गए, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो बाय हार्ट करनी है, वर्ड टू वर्ड फर्स्ट पेपर से एंड पेपर तक आपको पूरा याद करना है लक्ष्मीकांत का। तो ये 2 बुक सफिशिएंट है। मेंस का जो मेरा मेन स्ट्रैटेजी था वो ये था कि जैसे गवर्नेंस वाला आप पार्ट बता रहे हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट होता है कि आपके आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वो हो गया, वो आंसर में आपको इलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन मेन करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इशू बेस्ड आते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड या वो रिलेटेड। तो मैंने क्या किया था कि जैसे पेपर 2 है, उसमें पॉइंट्स हैं अलग अलग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, गवर्नेंस, एनजीओज, हिस्टोरिकल। तो मैंने हर एक उसके अलग अलग पॉइंट लिया और उसके ऊपर नोट्स बनाए थे जो स्टैटिक पार्ट के लिए, कि जैसे एनजीओज वो एसएचजी, सिविल सोसाइटी, तो इसके इश्यूज और इसके प्रॉब्लम्स, इसके चैलेंजेस, तो ये एक एक उसमें कवर हो जाते हैं A4 में, लेकिन वो याद रहते हैं आपको जब आपके सेग्रीगेटेड नोट्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। वो जो 11-12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपको बेसिक आइडिया देती है, लेकिन कवर अप नहीं करती हैं वो टोटल चीज़ें। तो उसके अलावा मैंने रमेश सिंह रेफ़र की थी, तो उसमें भी सेलेक्टिव पार्ट आप पिकअप कर सकते हो। बाकी एक श्री राम सर के नोट्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, तो वो भी पढ़े थे, तो वो भी थे। तो इनमें से 2 एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है, बाकी एक रेफरेंस आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। विद न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि स्टैटिक पार्ट आप करके कभी ये नहीं हो सकता कि ये सफिशिएंट है, आपको करंट तो पूरा अच्छे से कमांड होना ही चाहिए। तो रमेश सिंह प्लस ये एनसीईआरटीज़ प्लस न्यूज़पेपर, ये मोर देन सफिशिएंट। साइंस एंड टेक का बेसिकली मैंने कोई अलग से बुक्स नहीं पढ़ी। लोग बोल रहे थे कि आईसीएसई की बुक्स हैं साइंस की, बायोलॉजी की, और वो पढ़ लेना, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर्स पे फोकस किया साइंस एंड टेक के लिए। और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो इंडियन एक्सप्रेस में खासकर एक्सप्लेन पेज एक आता था, तो उसमें कोई भी न्यू वो है, डिस्कवरी है या कोई नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वो उस एक्सप्लेन पेज में देते थे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स साइंस एंड टेक्स की जो मैंने कवर करी वो न्यूज़पेपर से ही कवर करी। पहले हिंदू पढ़ता था मैं, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कवर अप कर लेता है और पूरा ज़्यादा मेरा है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि मुझे हिंदू के एडिटोरियल्स नो डाउट अच्छे लगते थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से वो कवर करते हैं, वर्ड का उनका एक अलग पेज है, एक्सप्लेन्ड का एक अलग पेज है, कोई भी अगर वो हुआ है, इवेंट हुआ है और बाकी चीज़ों को कवर करना है, तो इन्फॉर्मेशन का बेसिस मेरा इंडियन एक्सप्रेस ही रहता था। लेकिन कभी कभी जैसे हमारे ग्रुप्स थे व्हाट्सएप पे हो गए, या दूसरा जो हिंदू पढ़ रहा है उसने बोला कि ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा आया है या वो, तो मैं वो आर्टिकल्स पढ़ लेता था हिंदू से। तो अब वो इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर है कि वो किस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाए थे, तो वहाँ पे मैंने मेंस में फील किया कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी थी वो मेरी। जब 2 मेंस फेल हुआ उसके बाद रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब आप वहाँ पे आंसर्स लिखते हो ना, तो टाइम होता नहीं है और उसमें आपको बस जो आ रहा है वो लिखना है। गया था कि एक A4 पे एटलीस्ट 4-5 इश्यूज कवर हो जाते थे, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो न्यूज़पेपर एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो वो उसमें से आराम से मैं पूरे लिख सकता था। तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में वो शंकर IAS पढ़ी थी, सब लोगों ने रिकमेंड किया, वो बुक अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं बहुत, बट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा कि उसे पढ़ लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के लिए सेलेक्टिवली। बाकी जो इश्यूज चल रहे हैं ना न्यूज़ में, उन पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। जैसे पोल्यूशन है दिल्ली में, या कोई PM 2.5 का इशू चल रहा है या कुछ है, तो उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पिकअप होते हैं। कोई वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, पेरिस समिट है, डील है, तो ये सब चीज़ों को जो न्यूज़ में है मैं ट्राई करता था कि एक बार उनका बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से कवर कर लूँ, तो वो हेल्प कर देता है एनवायरनमेंट के। मैंने 2014 में दिया था पेपर, तो मैंने उससे पहले का पेपर एनालाइज किया, तो उसमें हार्डली 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, बाकी पूरा स्टैटिक था, बहुत एनालिटिकल पेपर था, स्टैटिक पेपर था।
लेकिन उसके बाद से आप देखें 14-15 के बाद से ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का। लेकिन वो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि बिना स्टैटिक के वो कभी आपसे सॉल्व होंगे नहीं। जब तक आप स्टैटिक डोमेन आपका स्ट्रांग नहीं होगा वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो करंट अफेयर्स पे आप प्रॉपर स्टैटिक अगर बात करें तो वो हार्डली 30 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। रिमेनिंग 60-65 क्वेश्चंस करंट पे ही होंगे। लेकिन वो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते प्योरली कि वो स्टैटिक है या वो करंट अफेयर्स है। ओके, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मेरी टेक्निक जो रहती थी प्रीलिम्स में वो हमेशा मुझे एलिमिनेशन पे मैं फोकस करता था। एलिमिनेशन कैसे कि मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज़ लगाता था उसमें मेन फोकस मेरा ये होता था कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और जो बचा हुआ है वो मेरा आंसर रहता था। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यूपीएससी में कुछ लोग गलती करते हैं कि सिलेक्शन ढूंढने लगते हैं, सही व्हाट इज़ राइट, उसमें जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता। तो मेरा तो टारगेट यही रहता था कि मैं किस तरीके से एलिमिनेट कर सकूं और वो टेक्निक बहुत हेल्प करती है। और आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स अगर पेपर्स उठाओगे प्रीलिम्स के खासकर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आप देखो यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन सेट करने का, ऑप्शन सेट करने का, उसको एलिमिनेट करने का। तो एक बार वो चीज़ आपने अगर समझ ली तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है प्रीलिम्स को हैंडल करना। मेन फोकस रहता था कि वहाँ बैठ के आप कैसे उसी में से आंसर निकालना है। तो वो लॉजिकल वो आप कैसे वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो मेरा मेन फोकस रहता था। तो फर्स्ट उसमें लगाए थे मैंने 10-15 मॉक्स आई गेस, 100 क्वेश्चंस के पेपर होते वो काफ़ी हो जाते हैं। उसके बाद तो इंटरव्यू की साइकिल में इतना टाइम नहीं मिलता था, तो 5-10 प्रीलिम्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को व्हाट के टाइप से, वाई के टाइप से आप देखते हो। और मेंस में आपकी आंसर राइटिंग है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके थॉट्स का स्ट्रक्चरिंग आपके आंसर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स जब मेरा हुआ था उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो मेंस में प्रॉब्लम यही आ रही थी कि वहाँ पे बैठ के अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मेरे पास उस चीज़ का एक बेसिक लेआउट नहीं था। कोई इशू अगर है तो ये तो था कि न्यूज़पेपर से पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे उसको प्रॉपर वे में रिप्रोड्यूस करना उसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने ये स्टार्ट किया था कि मेंस में मैंने क्या किया था, जो जैसे मैंने बताया कि इशू वाइज नोट्स बनाए थे और वो भी बहुत कंसाइज, उसमें पैराग्राफ्स और ये सिर्फ बुलेट, कोई पर्टिकुलर इशू है उसका 2 वर्ड्स, बुलेट वर्ड्स मुझे याद हैं, तो जब मैं आंसर लिख रहा था तो वो मुझे स्ट्राइक करते थे, बाकी फिर मैं पूरा उसका लिख देता था उस चीज़ के बारे में। ऐसे के लिए ना मैंने क्योंकि जामिया में काफ़ी लोग थे और उनसे इंटरेक्ट किया मैंने, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है एस्से लिखने के और सब लोगों का अपना एक स्ट्रेंथ होती है एस्से में। तो उस स्ट्रेंथ को पकड़ना चाहिए कि आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है। कुछ लोग सब हेडिंग्स में लिख देते हैं, कुछ लोग पूरे एक ही फ्लो में लिखते हैं, कुछ लोग डिवाइड कर करके लिखते हैं। तो मेन तो आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको देखना चाहिए। अभी क्या करते हैं, दूसरे का कॉपी करने के चक्कर में वो अपनी स्ट्रेंथ भी ख़राब कर लेते हैं। सिलेबस देखोगे और आप पॉइंट्स देखोगे तो एक पॉलिटिकल डोमेन होती है, एक इकोनॉमिक एक डोमेन होती है, सोशल डोमेन होती है, और वेमेन की एक डोमेन होती है, एक एनवायरनमेंट की डोमेन होती है, एथिक्स की डोमेन होती है। तो आपके दिमाग में ये सारी डोमेन्स रहनी चाहिए, आप ऐसे लिख रहे हो तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आता है। से जो चेक कर रहा है वो ये चीज़ बड़ा देखता है कि फ़्लो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, कहीं ब्रेक तो नहीं है। और जैसे जंपिंग्स होती हैं पैराग्राफ्स में एक के बाद एक, तो वो एब्रप्ट जंपिंग्स तो नहीं है, तो वो माइंड जो है वो एग्जामिनर का वो हो जाता है। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो 2 ऐसे लिखने रहते हैं, 1.5 घंटे में आप एक ऐसे लिखते हो। तो मेरा फोकस रहता था 15 से 20 मिनट्स मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो फ्लडिंग होती है आइडियाज़ की, थॉट्स की, तो जितनी भी हो रही है उसको मैं सब नोट डाउन कर लेता था। उसके बाद क्या करता था कि उनको ऊपर नीचे करता था, कौन सी चीज़ फर्स्ट लानी है, कौन सी सेकंड लानी है, ये चीज़ करता था। और मेन रहता था मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो वो मैं पहले ही लिखता था क्योंकि वहाँ पे अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ गलत हो रहा है तो वो बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है स्टार्टिंग में ही अगर टीचर। तो इंट्रोडक्शन पहले लिख लेता था, कंक्लूजन लिख लेता था, और पॉइंट्स जो मुझे वो करने हैं वो लिख, तो ये 15-20 मिनट्स लेता था इस चीज़ में। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो एनसीईआरटी है जो एंशिएंट एनसीईआरटी, लेकिन सब कुछ वो कवर नहीं करती है, तो थोड़ा तो वो मैंने किया था। बाकी एक उसकी फाइन आर्ट्स की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की,
उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन Okay. मेरा कहना यही है कि आप अगर कॉस्ट बेनिफिट देखोगे तो क्या होता है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आर्ट एंड कल्चर की ले लो और उसके बाद वहाँ जाके आपको उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना रहता है। Okay. क्योंकि अभी मैंने 5 साल से आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी प्रीलिम्स में ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको मुझे पता ही नहीं होता है, कभी मैंने चैतन्य देखे ही महाप्रभु नहीं। आया था इस बारी। चैतन्य और फिर जैन का एक हाँ। क्वेश्चन आया था, सेक्ट आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं वो कर सकते, तो उनको उन पे इतना वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो एनसीईआरटी से, Okay. बाकी उसको वर्ड वही मैंने जैसे कहा कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे बनाओगे जब आपको पता होगा कि किस में से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं था वर्ड हिस्ट्री का, उससे पहले 2 क्वेश्चंस थे। तो 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया था कि वर्ड हिस्ट्री के जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर किया था, इन द सेंस कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट करके और मॉडर्न इंडिया तक, जो मॉडर्न वर्ल्ड तक जो इवेंट्स हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर्स हो गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो मैंने ये टॉपिक वाइज कवर किए थे। तो एक बेसिक आइडिया मुझे एक हो गया था टाइमलाइन से कि वर्ल्ड हिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है। लेकिन मैंने उतना टाइम वो नहीं किया था क्योंकि मैंने देखा था कि 1 या 2 क्वेश्चंस मेंस में आता है उससे रिलेटेड। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर्स पे रखा है और वो अपने नोट्स पे। वो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, आपके अपने हैंडमेड्स नोट्स, कंसाइज, क्रिस्प, बुलेट आपके पास होने चाहिए। देखिए आंसर तो वो तो डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, खासकर जो उनके वर्ड्स होते हैं ना, डिस्कस, एलाबोरेट और वो कमेंट, उनमें थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए वो किस तरीके से उनका आंसर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो हमेशा ट्राई करता था मिक्स ऑफ पॉइंट्स और पैराग्राफ में, क्योंकि जब खाली पॉइंट्स लिखते हो वो आंसर का फील नहीं देता है, और पैराग्राफ आप लिखते हो तो वो बोरिंग लगने लगता है एक बार के बाद टीचर को। तो जब आप मिक्स इसको रखते हैं तो ये बहुत अच्छा वो देता है। लेकिन आपने जो आंसर राइटिंग की बात की उसमें मेन फोकस मेरा रहता था स्ट्रक्चरिंग पे। आप कैसे आंसर की विजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टीचर बढ़ा सकते हो। तो मैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आपके पास सब हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग्स, आपके प्रॉपर स्पेसिंग, जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है एक पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, आपके फैक्ट्स, आपके रिकमेंडेशंस, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो डेफिनेशन लिखते हो तो मुझे वो बहुत वो लगता था, तो मैं एक फैक्ट बुक मैंने अलग से बनाई हुई थी जो बेसिक फैक्ट्स होते थे चीज़ों को लेके, तो मैं उसी से इंट्रोड्यूस करता था। बॉडी में मैं ट्राई करता था सब हेडिंग्स और हेडिंग्स में अंडरलाइनिंग्स के साथ यूज़ करने का, और कंक्लूजन में मैं ट्राई करता था कि जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं, खासकर इकोनॉमी में और पॉलिटी में, उनका कोई ना कोई पॉइंट देने का। फैक्ट का ये रहता था कि जैसे आप कुछ लिखते हो तो उसको समझाने में आप 4-5 लाइनें ले लेते हो, अगर उसी से रिलेटेड आपके पास फैक्ट है तो आप बड़े आसानी से सब्सटैंशिएट कर देते हो, और एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि हाँ इसने कुछ फैक्ट लिखा है तो इसको आता है चीज़ें। तो मैं ट्राई करता था कि जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं सिलेबस में, चाहे सपोज के इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट, बजट, इससे रिलेटेड इन्फ्लेशन, ये वो, या एनजीओज़, कितने एनजीओज़ हैं, कितना उनकी कितने % ITR फिल कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि हर जगह यूज़ हो सकते हैं, उनको मैं अलग से लिख लेता था। तो मैं जैसे मैं फ्री बैठा हूँ तो उनको ऐसे ही रिवाइज़ करता रहता था, देखता रहता था। तो जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन जीएस में लिखना होता था तो मुझे कोई ना कोई फैक्ट स्ट्राइक करता था कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करना है इससे, तो मैं उससे आंसर राइटिंग पे मेरा मेन फोकस 3rd अटेम्प्ट से ही रहा। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग सबसे ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, लेकिन मेन फोकस मेरा था कि एवरी डे 1 आवर आई यूज़ टू सिट विद माई फ्रेंड्स, 3-4 का ग्रुप बना लिया था, और 7 क्वेश्चंस 1 घंटे में लिखते थे। क्योंकि 20 क्वेश्चन एक साथ कंटिन्यूसली लिखना रोज़ वो बड़ा हेक्टिक सा हो जाता था। तो हमने ट्राई करते थे 7 क्वेश्चंस 1 घंटे में पूरा कवर करने के। और फिर वो तीनों जो होते थे वो अपने अपने पॉइंट्स क्या है थोड़ा सा 15 मिनट्स के लिए डिस्कस करते थे। तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता। एथिक्स के लिए ये तो है कि एथिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है अलग से। मैंने ट्राई किया था कि सबसे पहले तो स्टैटिक जो एथिक्स का होता है, जो डेफिनेशंस हैं, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, वो पूछ नहीं रहा है इस वक्त। अब वो अप्लाइड ज़्यादा पूछ रहा है एथिक्स के पेपर में, लेकिन वो चीज़ नहीं पता होगी तो अप्लाई उसको आप कर नहीं सकते। तो पहले स्टैटिक पार्ट मैंने कवर करने का ट्राई किया था, जैसे क्रॉनिकल की एक बुक थी उससे थोड़ा सा पढ़ा था। और फिर मैंने एक कोचिंग भी ली थी वहाँ पे
ऑनलाइन न्यू स्टेंसिल से एक Okay. कोर्स लिया था एथिक्स का, उसने भी हेल्प किया था। बाकी मेरी स्ट्रैटेजी एथिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ये थी कि जो करंट एग्जाम्पल्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जैसे सपोज वो ऑनेस्टी, लीडरशिप, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है, तो कोई एग्जाम्पल है सिविल सर्वेंट का या कुछ का, तो उसकी एक मैंने अलग से वो बना रखी थी अच्छा। केस स्टडीज़ को लेके या उससे लेके, तो वो ऐड ऑन कर देता था। तो उससे क्या होता था, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बहुत ईजी हो जाता था उस चीज़ को कवर अप करना। तो इस तरीके से एथिक्स का वो किया था। बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। स्टिक टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके। मतलब ये थंब रूल है स्टार्टिंग में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम दो, क्योंकि जब तक इफ़ वॉर में आप जाते हो, आपको एनिमी का पता नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते ना वॉर में, जब तक आप उसको रिसर्च नहीं करोगे, तो वहाँ पे फोकस करो मेन। दूसरा, जब आप एकदम स्टार्टिंग में आते हो, अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा रीडिंग के लिए पढ़ो, लेकिन जब आप 1-2 महीने ठीक से हो जाएं, उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे फोकस करो। ओके। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ सोर्सेज। क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। स्टिक टू एनसीईआरटीज़ और वन रेफरेंस बुक स्ट्रिक्टली। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा इधर उधर नहीं जाओगे, तो और जल्दी कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और वो करना। तीसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था ये कि एक्सपर्ट बनना है मुझे। मैं ऐसे पढ़ता था कि मुझे एक्सपर्ट बनना है हर चीज़ का, बट वो यूपीएससी आई डोंट थिंक जितना मैंने सोचा है वो कर रही है। वो बाद में आप बन जाना जब क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको एवरेज रहना है, ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर सको। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, जीएस सब कुछ है, उसको इक्वली टाइम दो, उसमें इक्वली आप एटलीस्ट एवरेज लेवल पे आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ गेन नहीं करनी है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो बाकी चीज़ें जो आपको करनी है वो सब एग्ज़ाम के बाद कर लेना। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में जो गलतियाँ मैंने बताई हैं, प्रीलिम्स में मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, नॉलेज वो करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो लगता है कि मतलब क्लियर नहीं हो रहा। तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस और वो टेक्निक जो है ना लॉजिकल रीजनिंग की, एलिमिनेशन की, वो बहुत ज़रूरी है लोगों को पता होना। और उसके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को यूपीएससी के प्रीलिम्स के एनालाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और लास्ट में मैं बोलूँगा कि जैसे यूपीएससी में ट्रिनिटी है कि फंडामेंटल राइट्स की 14, 19, 21, तो यूपीएससी क्लियर करना है तो मैंने ट्रिनिटी बनाई हुई है, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस। ओके। ये तीनों चीज़ें हैं तो यूपीएससी आराम से क्लियर हो जाएगा।